हाँ फिर से गुड मॉर्निंग मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो एक बच्चों अपना जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर था 11th NCERT का जो 9th चैप्टर है उसमें बेटा जी अपन ने कार्बोहाइड्रेट वो बायोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना अपन। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया था, प्रोटीन हो गया था, लिपिड के बारे में बात कर ली थी। उसी चैप्टर का एक लास्ट जो पॉइंट अलग से बेटा जी दे रखा है एंजाइम। आज अपन उस एंजाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। एंजाइम होते क्या है, कैसे किसी रिएक्शन की वो स्पीड को बढ़ाते हैं, वो सारी बातें अपन इस एंजाइम वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और बेटा जी इस चैप्टर से जो आपका नीट का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम आप दोगे उस एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन कवर करता है ये वाला बायोमोलिक्यूल का। एक अलग से चैप्टर नहीं है बच्चों, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर ही एक टॉपिक मान लो, एक अलग से यूनिट मान लो। तो करें स्टार्ट। तो बोर्ड में बच्चों लिख रखा है अपन ने एंजाइम, इस नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। बहुत जगह अपन इस वर्ड को सुना है बेटा जी। कहीं पर भी जैसे अपन बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, फूड को जब आप एलिमेंट्री कैनाल में लेकर जाते हो तो बेटा जी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम उस फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो बड़े अणु है, उन्हें कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, एंजाइम्स होते हैं। अब कैसे काम करते हैं बच्चों, क्या है, किसने डिस्कवर की, वो सारी बातें। तो पहला देखो, मैंने एंजाइम के लिए बच्चों एक और वर्ड लिख रखा है बायोकैटेलिस्ट। बायोकैटेलिस्ट मैं हिंदी में बेटा जी इसको बोल दूंगा जैव उत्प्रेरक। क्या बोल देंगे अपन? जैव उत्प्रेरक। देखिए बच्चों बायोकैटेलिस्ट है क्या, क्यों हमने इसको जैव उत्प्रेरक वर्ड दिया है? तो बायोकैटेलिस्ट का मीन बच्चों देखो, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक, किसी भी एक्टिविटी को कैटेलाइज करना, प्रेरित करना। तो बायोकैटेलिस्ट का मतलब बेटा जी इसका ये हुआ कि जो एंजाइम होते हैं वो कैटेलाइज करते हैं ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। कैटेलाइज करेंगे ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। तो कहने का मतलब बच्चों शरीर की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं को कैटेलाइज करेगा, उत्प्रेरित करेगा। हिंदी में बोल सकते हो शरीर की समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है वो कौन? एंजाइम। तो कैटेलाइज करेगा ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। और बेटा जी एनसीईआरटी की एक लाइन ही अपन समझ लें कि अपनी बॉडी में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटेलिस्ट के होती हो, बिना एंजाइम के। कोई हर रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन का अगर आप एग्जाम्पल लो तो उसमें कोई ना कोई कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और इन्हें हम क्या नाम देंगे? बायो कैटेलिस्ट। जैसे फूड को लिया बच्चों, तो बकल कैविटी में जब जैसी फूड आया तो वहां आपकी सलाइवा में एक एंजाइम मिलेगा, सलाइवरी एमाइलेज। फूड जब आपका स्टमक में गया तो वहां एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन। तो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो बॉडी में ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटेलिस्ट के हो। तो ये सारे कैटेलाइज ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। शरीर की हर क्रिया को प्रेरित करने वाले कौन होंगे? एंजाइम होंगे। चलो बेटा जी अब थोड़ा सा अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। यहां हिस्ट्री माने किसने डिस्कवर किया, एंजाइम टर्म किसने दिया। तो बेटा जी जैसे जो एंजाइम वर्ड है ना, फर्स्ट अपन लिख लें एंजाइम टर्म। एंजाइम जो शब्द है ये देने वाला साइंटिस्ट बेटा जी, साइंटिस्ट का नेम आप लिख लीजिए कुहने। हालांकि हर बार एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है अपने नीट में, लेकिन वो जो साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन है बेटा जी वो मेनली जो आपके 12th NCERT के 2 चैप्टर है ना, कौन से? मॉलिक्यूलर बेसिस वाला और एक वो जेनेटिक्स वाला, वहां से पूछ लिए जाते हैं। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अपन यहाँ आपको डिस्कस करा दें। तो जो एंजाइम टर्म है देने वाले साइंटिस्ट बेटा जी कुहने। और जो एंजाइम वर्ड है 2 पार्ट से मिलकर बना है बेटा जी, एन और जाइम। एन और जाइम। एन मीन होता है इन, जाइम माने ईस्ट। ईस्ट के अंदर से, देखियो अभी बात करेंगे अपन। एन मीन इन, अंदर, जाइम माने ईस्ट। तो ये वर्ड देखो कैसे आया, एंजाइम टर्म देने वाले कुहने थे। और जो बेटा जी एंजाइम की डिस्कवरी है, एंजाइम की जो खोज है, वो एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, एंजाइम डिस्कवर्ड बाई बकनर। कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? बकनर ने डिस्कवर किया। कौन सा एंजाइम था जो डिस्कवर किया बेटा जी? उसका नाम था, फर्स्टली जो डिस्कवर एंजाइम था वो जाइमेज था।
देखना ये जो एज लगा हुआ आएगा ना, सफिक्स, अगर एज लिख दिया मैंने मतलब वो क्या है, एंजाइम है। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले बकनर। कौन सा एंजाइम, जाइमेज। कहां से बेटा जी, तो जाइमेज को डिस्कवर आइसोलेट किया फ्रॉम ईस्ट। किससे, ईस्ट से इसको डिस्कवर किया। ईस्ट आपको पता है यूनिसेलुलर फंगस अपन बोलते हैं, ईस्ट इसलिए बेटा जी एंजाइम इन ईस्ट, जाइमेज। अब जाइमेज करता क्या है, ईस्ट में इसका क्या रोल है, ये भी थोड़ा समझ लो। जाइमेज एंजाइम का क्या रोल है, तो बेटा जी ये जो जाइमेज है वो फर्मेंटिंग एंजाइम है, किण्वन करने वाला एंजाइम है। किण्वन में क्या करेगा बेटा जी, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को जाइमेज कन्वर्ट करेगा एथिल अल्कोहल और CO2 में, 2C2H5OH और 2CO2, ठीक है। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला कौन, जाइमेज। फर्मेंटेशन किण्वन वाली प्रोसेस होती है, वही अनएरोबिक। और कहां से, ईस्ट से। साइंटिस्ट का नेम बकनर, जिन्होंने एंजाइम को क्या किया, डिस्कवर किया। क्लियर है बात। चलो, तो हमने टर्म देने वाला कुहने और डिस्कवर करने वाले बकनर। नेक्स्ट बच्चों, अगला बात करें। फर्स्ट टाइम जो एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में, फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड एंड प्योरीफाई फॉर्म में, सबसे पहले एंजाइम को शुद्ध रूप में प्राप्त किया। क्रिस्टल फॉर्म में एंजाइम को प्राप्त करने वाले, मतलब सबसे पहले बॉडी में से बेटा जी, सेल में से एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में, प्योरीफाई फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट किया, वो साइंटिस्ट के नाम भी अपन लिखेंगे, वो थे समनर। नेम ऑफ साइंटिस्ट है समनर, SUMNER। तो इन्होंने एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में और प्योरीफाई, शुद्ध रूप में बेटा जी एक्सट्रैक्ट किया था, परिष्कृत किया था, समनर। और वो एंजाइम कौन सा था, उस एंजाइम का नाम लिख लियो, वो एंजाइम था बेटा जी यूरिएज एंजाइम। ये 2-3 एंजाइम के नाम है, अपने यूज भी होते हैं बेटा जी, इसलिए याद रखने। तो फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में और प्योरीफाई फॉर्म में एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किसने किया, समनर ने। शुद्ध रूप में एंजाइम को परिष्कृत किया। और वो एंजाइम कौन सा था, यूरिएज। नाम से क्या समझ रहे हो, यूरिएज मतलब किस पर एक्ट करेगा, बोलो, किस पे करेगा, यूरिया। ये एंजाइम जो बेटा जी है वो यूरिया का ब्रेकडाउन करता है अमोनिया और CO2 में। यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करता है अमोनिया और CO2 में। कौन सा एंजाइम, यूरिएज। एज लगती है, आप क्या समझ जाना, एंजाइम। एक बच्चों जो काम की चीज देखियो, इसमें सुनना आप, इसी चैप्टर से कनेक्टेड, कि पहली बार एंजाइम को क्रिस्टल और प्योरीफाई फॉर्म में किसने, समनर ने। कहां से प्योरीफाई किया, जैसे आपसे बोलिए अभी, बकनर ने जो पहला एंजाइम डिस्कवर किया था वो जाइमेज था। कहां से, ईस्ट से। अब समनर ने जो यूरिएज एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया वो कहां से किया, तो ये ध्यान रख लेना बेटा जी, यूरिएज एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट किया वो था फ्रॉम कैनावेलिया प्लांट। हाँ, ये वर्ड याद रखियो, फ्रॉम कैनावेलिया प्लांट। कानावेलिया, वही जो भी आप बोलो, जो अपने को इजी लगे। फ्रॉम कैनावेलिया प्लांट, मैंने इसलिए लिखाया है बच्चों ये वर्ड, देखो प्लांट से इस यूरिएज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया था, जैकबीन प्लांट बोलते हैं। और कैनावेलिया बेटा जी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमने बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ा है, उम्मीद कर सकता हूं क्या अच्छे से पढ़ा आपने, पीछे के लेक्चर लिए अच्छे से। तो जो लास्ट लेक्चर था बेटा जी बायोमोलिक्यूल का, उसमें एक टेबल मैंने आपको बताई थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, वेरी इंपॉर्टेंट। उस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल थी वो, द्वितीयक उपापचयज। वो प्लांट के कुछ प्रोडक्ट लिखे थे उसमें, जैसे पिगमेंट में एंथोसाइनिन आया था, जैसे ड्रग में बेटा जी वो विनब्लास्टिन आई थी। वैसे वहाँ एक लेक्टिन वर्ड आया था, नीट का क्वेश्चन भी था। लेक्टिन का एग्जाम्पल था कॉनकानेवेलिन ए। आ रहा है समझ में, कुछ याद आ रहा है, पुरानी भूली बिसरी याद है। तो वो जो कॉनकानेवेलिन ए था वो इसी प्लांट का प्रोडक्ट था, कैनावेलिया प्लांट। तो एक तो उससे क्या एक्सट्रैक्ट किया, यूरिएज एंजाइम। एक इसी प्लांट का बेटा जी ये वर्ड भी याद रखना है, कॉनकानावेलिन ए।
वो था एक लैक्टीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ये नीट में पूछा हुआ है। कॉनकानावेलिन, ए देख लेना बायोमोलिक्यूल में ही, उस टेबल में, इट्स एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये द्वितीयक प्रकार का मेटाबोलाइट होता है कॉनकानावेलिन ए। लैक्टीन है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। इसका सोर्स भी कौन सा, वही कैनावेलिया प्लांट, जैकबीन इसको बोलते हैं। उसी से कौन सा एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया, यूरिएज। बस इसको अपन कनेक्ट कर लें इन चीजों को। चलें आगे। चलो फिर, ये तो एंजाइम की कुछ हिस्ट्री हो गई कि टर्म देने वाले साइंटिस्ट कुहने थे, डिस्कवर करने वाले बकनर थे, और पहली बार प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज करने वाले समनर थे। चले बच्चों आगे। अगला एंजाइम का अपन पॉइंट लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मेन प्रॉपर्टीज बेटा जी क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, बोलो क्या, एंजाइम किसके बने होते हैं? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के? बिल्कुल माइंड में क्लिक करेगा, गुरुजी एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो वही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा जी कि एंजाइम, मोस्ट ऑफ एंजाइम, ऑल तो नहीं बोलूंगा मैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम, हट जा, मोस्ट ऑफ एंजाइम बेटा जी किसके बने होंगे? मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, और प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ये लो, तो सारे एंजाइम प्रोटीन से नहीं बने होते हैं, अभी एक्सेप्शन लिखा रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम जो एंजाइम है वो प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अब एक्सेप्शन है इसके, अपवाद है बेटा जी, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है, मोलिकुलर बायोलॉजी चैप्टर में भी वो वर्ड आता है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स किसके बने हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी एक एक्सेप्शन है, सटार लगा के लिखोगे, राइबोजाइम। क्या एक्सेप्शन है? राइबोजाइम। याद आया? हाँ, मोल बायो में राइबोजाइम, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये बेटा जी किसका बना होता है? आरएनए से, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो मोस्ट ऑफ एंजाइम तो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन बच्चों जो राइबोजाइम है वो किसका? आरएनए, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये एक्सेप्शन है। अब राइबोजाइम का जो एग्जाम्पल अपने पास आता है, एक तो मैं इसका एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, आरएनएज पी, राइबोन्यूक्लियस पी, याद रखो। तो एक बेटा जी इसी कैटेगरी का आता है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, ये यूज होता है अपने, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। फिर से आप इस बात को सुनो, पहली जो प्रॉपर्टी वो हमने बताई कि एंजाइम, मोस्ट ऑफ एंजाइम, अधिकतर एंजाइम किसके बने? प्रोटीन के बने, प्रोटीन नेचर के हैं। सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। मैंने बोला ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, वो गलत बात होगी बच्चों। एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन लिखा है मैंने? राइबोजाइम। नाम ही देखो, राइबो, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोजाइम किसका बना है? रे, आरएनए का। इसका एग्जाम्पल एक आरएनएज पी, राइबोन्यूक्लियस पी बोलते हैं एंजाइम। एक ये जो आप यूज करोगे पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। अब मोलिकुलर बायोलॉजी अगर पूरी पढ़ रखी है बेटा जी तब तो ये वर्ड आपको याद आएगा, वरना मैं थोड़ा सा बता दूं। जो पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज है, इस एंजाइम का रोल बेटा जी क्या करेगा? ये कैटेलाइज करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन को? पेप्टाइड बॉन्ड को। याद आया कुछ? पेप्टाइड बॉन्ड कहां होता है? अरे प्रोटीन किसके बने? अमाइनो एसिड। ये लो, ऐसा बेटा जी अमाइनो एसिड की एक चेन बना दी हमने, और ये अमाइनो एसिड के जो बीच का बॉन्ड है यही तो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। उसे बनाने को स्टिमुलेट, कैटेलाइज, प्रेरित करेगा पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। लेकिन कहां करेगा? हर कहीं नहीं करता। इसकी भी साइट है, लोकेशन है। पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज होता है बेटा जी इन लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम,
ये अपने को कहाँ मिलेगा? राइबोसोम की बड़ी इकाई में। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है बच्चों, वहाँ मोलिकुलर बायोलॉजी में आता ना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है बच्चों। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर जब प्रोटीन बनता है तो राइबोसोम की बेटा जी 2 यूनिट होती है। देखो राइबोसोम, ध्यान आ गए? हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री जिसको बोलते हो। एक राइबोसोम की बेटा जी स्मॉल यूनिट होती है, एक राइबोसोम की लार्ज यूनिट होती है, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट होती है ना बच्चों, उसमें मिलेगा कौन सा एंजाइम? पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा अमाइनो एसिड के बीच, तो अमाइनो एसिड की एक चेन बन गई, उसी से पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना। वैसे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, जिसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज, जो आपको कहां मिलेगा? इन लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की बड़ी इकाई में। और क्या करेगा? नाम ही पेप्टाइडिल है बच्चों, तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाएगा। चले, तो पहली प्रॉपर्टी दिमाग में घुसी आपके। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट ऑफ एंजाइम की नेचर बेटा जी क्या होगी? प्रोटीन। चलो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी एंजाइम के बारे में। एंजाइम इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। एंजाइम इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बोल सकते हो क्या? एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं एंजाइम, कह सकते हैं बच्चों? अरे प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन के लिए एक लाइन आती है ना, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। बिल्कुल भाई, खूब सारे एमिनो एसिड जब एक श्रृंखला में जुड़ते हैं बच्चों, तभी तो प्रोटीन बनता है। और एंजाइम क्या है? मोस्ट ऑफ एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम भी एमिनो एसिड के क्या है? पॉलीमर है। तो एंजाइम इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, वो एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पे आओ बेटा जी। एंजाइम का जो मोलिकुलर वेट होता है बेटा जी, वो हाई होता है। हाई एंजाइम कंपैरेटिवली भारी होते हैं, आणविक भार इनका क्या होगा? अधिक होगा। एंजाइम का मोलिकुलर वेट हाई होता है, हार्मोन के कंपेयर ज्यादा होता है। हार्मोन ये कंपेयर भी कर सकते हो आप ब्रैकेट में। जो हार्मोन है इनका मोलिकुलर वेट एंजाइम के कंपेयर बेटा जी क्या होता है? लो होगा, कम होगा। अब देख लो, इसका एक छोटा सा रीजन भी मैं लॉजिक भी बता देता हूं। हार्मोन जो होते हैं ना बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपकी बॉडी में होती है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, वहां से अलग अलग हार्मोन्स आते हैं। अब हार्मोन्स को बच्चों लाने ले जाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हार्मोन को कौन लेकर जाएगा? तो आपके दिमाग में आता है सर हार्मोन को तो ब्लड लेकर जाता है। तो बेटा जी हार्मोन का मोलिकुलर वेट कम होता है, हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, इसलिए ब्लड उन्हें बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, इजीली ट्रांसपोर्ट करेगा। एंजाइम को इन जनरल ब्लड लेकर नहीं जाता है, इसलिए एंजाइम हार्मोन के कंपेयर भारी होते हैं, मोलिकुलर वेट इनका ज्यादा होता है। चलो अगली प्रॉपर्टी की बात करें। नेक्स्ट बेटा जी अगली प्रॉपर्टी आप लिखियो, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। जो एंजाइम है बच्चों वो क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। लिखो इसको, इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो एंजाइम है वो क्रियाधार के लिए क्या होंगे? विशिष्ट होंगे। स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट समझ गए, क्रियाधार समझ गए। जैसे कोई भी सबस्ट्रेट है बेटा जी, क्रियाधार है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होगा? रे बोलो बच्चों, सबस्ट्रेट से क्या बना? प्रोडक्ट बना। क्रियाधार से उत्पाद बना, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम की प्रेजेंस में। वही एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। कैसे समझेंगे उसको? तो एंजाइम के लिए जो क्रियाधार है उसके लिए बेटा जी हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है। जैसे कुछ एग्जांपल से समझ लो, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते भी हो। कैसे?
जैसे मैंने लिखा बेटा जी एक वर्ड सुक्रोज, मैंने एक लिख दिया माल्टोज। तो सुक्रोज और माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और इन पर जो एंजाइम काम करेगा बेटा जी, सुक्रोज के लिए कौन सा एंजाइम लेकर आओगे आप? सुक्रेज लाओगे। माल्टोज के लिए मैं कौन सा एंजाइम ले आया? माल्टेज ले आया। तो जैसे सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट ही तो है सुक्रोज और माल्टेज बेटा जी, क्रियाधार है। सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम भी क्या है? स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उसी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा। तो सुक्रोज को कन्वर्ट किया किसमें? ये तो टूटेगा बेटा जी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और माल्टोज टूटेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसको आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। क्लियर है बात? तो हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। चलें आगे। तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, वो क्रियाधार के लिए क्या होंगे? विशिष्ट। तो हर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स बच्चों एंजाइम होगा। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 5 की मैं बात करूं, चलिए। तो जो एंजाइम है बेटा जी, 5th प्रॉपर्टी, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाई राइबोसोम। एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। हिंदी भी बोल रहा हूं मैं, तो मेरे हिंदी वाले जो लाडेसर बच्चे हैं ना, वो लिख सकते हो हिंदी में, बाकी सिंपल इंग्लिश से बच्चों जोर नहीं आएगा। एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाई राइबोसोम, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है अंडर कंट्रोल ऑफ जीन और रेगुलेशन ऑफ जीन। जीन जो बना किसका है? डीएनए का। इस लाइन को सीधा सा समझ लो, सीधा सा अपन ऐसे समझ ले, हमें पता ना बच्चों की बॉडी का कोई भी कैरेक्टर हो, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी लक्षण हो, मैंने कहा हाइट कितनी है, कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, आईज का कलर कैसा है, सारे कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाई जीन। ध्यान है अपने को, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे आप वंशागति की इकाई भी बोलते हो बच्चों। जीन जो बना है किसका? डीएनए का। तो ये जो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो आनुवंशिक सूचना है, वो किसके पास है? डीएनए, जीन के पास है। तो बच्चों एंजाइम बनाना, बॉडी में एंजाइम बनाना भी तो एक इंफॉर्मेशन है, एक फंक्शन है बॉडी का। वो इंफॉर्मेशन भी किसके पास होगी? जीन के पास होगी। तो डीएनए, जो मेन डीएनए आपका है, जीन डीएनए का बना होता है। डीएनए ऑर्डर करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर एंजाइम को बनाओ, इसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो जब डीएनए, ये अपना डबल हेलिकल डीएनए है बच्चों, डीएनए का मान लो कोई पर्टिकुलर जीन। अब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनते हैं बोलो? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने पढ़ी है खतरनाक तरीके से। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना, और उस प्रोटीन से फाइनली आगे क्या बन जाएगा? एंजाइम बोल सकते हैं अपन। तो एंजाइम जो बनता है, कोई भी एंजाइम ही नहीं, कोई भी बॉडी का फंक्शन कैरेक्टर हो, उसे कंट्रोल तो डीएनए या जीन ही करेगा। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर जीन ऑर्डर देगा, वो इंफॉर्मेशन सूचना आरएनए को मिली, आरएनए उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाया, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हो, और फाइनली प्रोटीन से एक स्पेसिफिक एंजाइम बन गया, जिससे बनवाना था डीएनए को, वही एंजाइम बन गया आवश्यकता के अनुसार, एज पर रिक्वायरमेंट। अब बच्चों ये देखो क्या लाइन आई है, सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम अंडर कंट्रोल ऑफ जीन। तो एंजाइम का संश्लेषण जीन के नियंत्रण में राइबोसोम द्वारा होता है, जीन के नियंत्रण में राइबोसोम द्वारा। ठीक है, राइबोसोम करेगा, क्योंकि राइबोसोम को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? अरे घर का नाम एक और है ना इसका, इसे हम सेल की क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम क्या कहलाया? प्रोटीन का कारखाना कहलाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। ये लो, राइबोसोम में प्रोटीन, और प्रोटीन से कौन बने? एंजाइम बने। तो लाइन समझ में आ गई। एंजाइम का संश्लेषण किसके कंट्रोल में? जीन और डीएनए के कंट्रोल में होता है, और कहां संश्लेषण होगा? राइबोसोम में होगा। सारी सूचनाएं आपकी डीएनए और जीन के पास स्टोर होती है। चलो मैं आगे, ये प्रॉपर्टी होगी 5th, जो क्या करी थी कि एंजाइम कौन संश्लेषित करेगा? राइबोसोम। किसके अंडर में? डीएनए और जीन के। अगली प्रॉपर्टीज बेटा जी, नेक्स्ट एंजाइम की अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं, 6th प्रॉपर्टीज। अगली लिख लो, पॉलीमर।
अब बच्चों जो एंजाइम है, नेक्स्ट एंजाइम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। कलर चेंज कर लें। एंजाइम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों, जो एंजाइम है वो हाईली सेंसिटिव फॉर, या एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज हाईली सेंसिटिव फॉर pH एंड टेम्परेचर। ये लो, तो हिंदी में लिख लो पहले कि जो एंजाइम की अभिक्रिया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसमें, हाँ सर आवाज आ रही है, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की क्रियाशीलता पीएच और तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। मतलब पीएच और टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पर काफी असर पड़ता है बच्चों, हाईली सेंसिटिव। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज हाईली सेंसिटिव फॉर पीएच एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और पीएच का एंजाइम की एक्टिविटी पर बेटा जी हाँ सीधा इफेक्ट पड़ता। रो क्या है उसको अपन 1 by 1 लेते हैं। पहले मैं बात करूं कि पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पीएच और टेम्परेचर बच्चों, इन दोनों की नैरो रेंज ऑफ, इनकी कम परास पे, नैरो रेंज का मतलब बच्चों कम परास पे एंजाइम एक्टिवेट रहता है, नैरो रेंज पर उन पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे पहला मैं इसमें पॉइंट पीएच उठा लूं, इफेक्ट ऑफ पीएच, एंजाइम की एक्टिविटी पर पीएच का इफेक्ट, क्या असर पड़ेगा पीएच का। तो सारे एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पीछे जो आपने चैप्टर पढ़े हैं बच्चों, उन्हीं के मैं एंजाइम लेके आपको इजी वे में समझा दूंगा इसको। तो अपना हेडिंग ये है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो एंजाइम की सक्रियता है, जो एंजाइम की क्रियाशीलता है, उस पर पीएच और टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट पड़ता है। वो पीएच और टेम्परेचर के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो हर एंजाइम बेटा जी अलग अलग पीएच पर एक्टिवेट होगा। जैसे तो पहला मैं बोल दूं इफेक्ट ऑफ पीएच, इसका फर्स्ट पॉइंट की पीएच का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपन ने कह दिया different type of enzyme required different type of pH for activation और maximum activation। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम बच्चों भिन्न पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अलग अलग एंजाइम को अलग अलग प्रकार की पीएच रिक्वायर्ड होती है। कैसे? तो एग्जांपल से अपन ले लें, हर एंजाइम के लिए पीएच बेटा जी अलग अलग है, नैरो रेंज ऑफ पीएच पर इफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम का नाम लिखा मैंने इधर, आप ही बताना उसकी कितनी पीएच होगी, किस पीएच की रेंज पे वो, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम का मतलब वो वाली पीएच जिस पर एंजाइम हाईली एक्टिवेट होता है, मैक्सिमम एक्टिवेट रहेगा, वो ऑप्टिमम पीएच होती है। तो एंजाइम मैंने इधर नाम लिख लिया बेटा जी, पेप्सिन लिखा। बोलो आपके माइंड में कितनी पीएच आ रही है। मैंने इधर ट्रिप्सिन लिखा, क्या आ रही है पीएच वैल्यू, याद कर लो। मैंने इधर लिख लिया मान लो सुक्रेज, अभी बता रहा था। बताओ, ये तीनों अपने डाइजेशन के एंजाइम है बेटा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम है। उनके लिए आप ऑप्टिमम पीएच बताओ। ऑप्टिमम पीएच का मतलब वो पीएच की वैल्यू जिस पर एंजाइम मैक्सिमम क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। बोलो पेप्सिन कहाँ, आपके स्टमक में, आमाशय में बेटा जी, जो गैस्ट्रिक जूस होता है पेप्सिन, तो वहां पीएच होगी 1.8 से 2.0। स्टमक में तो गैस्ट्रिक एसिड होता है ना, HCl होता है, तो वहां की पीएच बेटा जी 1.8 पर ही एंजाइम एक्टिव होगा। ट्रिप्सिन कहां था, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस, वहां की पीएच मान लो 7.8 से 8.0। सुक्रेज भी इंटेस्टाइन में, वही सेम पीएच। एक और एंजाइम लिखा देता हूं आपका, सलाइवरी एमाइलेज। अपनी सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है, और सलाइवा की पीएच के लिए बेटा जी कितना आ रखा था, 6.8। क्लियर है बात। तो हर एंजाइम एक फिक्स पीएच पर बेटा जी अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, और जिस पीएच पर वो मैक्सिममली एक्टिवेट होता है उसे आप क्या बोल सकते हो, ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम के लिए अलग अलग। तो एलिमेंट्री कैनाल में तो आपको 3 पीएच ही याद रखनी था। सलाइवा की पीएच आप याद रखोगे 6.8,
स्टमक की आप पीएच याद रखोगे 1.8 और इंटेस्टाइन की पीएच याद रखोगे 7.8। क्लियर थी बात? तो ये सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज 6.8, स्टमक की 1.8 और इंटेस्टाइन की 7.8। तो हर एंजाइम बेटा जी एक पर्टिकुलर पीएच पर मैक्सिमम एक्टिवेट, उस वैल्यू को अपन ऑप्टिमम बोल देंगे। अब जैसे एक एनसीईआरटी में ग्राफ के थ्रू भी सीधा एक्सप्लेन कर रखा है, ये बना लिया बेटा जी लो। इधर हमने ले ली पीएच वैल्यू, इस तरफ ले लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और यहां बेटा जी इस पॉइंट पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम है, सर्वाधिक एंजाइम एक्टिव है और उसके लिए पीएच मान लो ये रहा, ये उसके लिए क्या होगी? ऑप्टिमम पीएच होगी ना। तो पीएच की वो वैल्यू जिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो? सर्वाधिक हो, मैक्सिमम हो, वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम पीएच कहलाएगा। अब ये हर एंजाइम के लिए जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल लेके समझ लिए, उसके थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे ऐसे देखिए आपसे पूछ ले बेटा जी, दो अपन एक साथ ही मैं बता देता हूं। एक मान लो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट के थ्रू दिया, एक ये दिया, इधर हमने ले ली वैल्यू ऑफ पीएच, इधर आ गई वही एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो यहां अब इसमें एंजाइम को बेटा जी आपको डिटेक्ट करना है कि कौन से एंजाइम हो सकते हैं, बता देंगे अपन। यहां मान लो पीएच मैंने 2.0 लिख दी, यहां मान लो बेटा जी पीएच मैंने 8.0 लिख दी, पीएच वैल्यू इंक्रीज। तो 2.0 एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में कौन सा एंजाइम आप बता सकते हो? पेप्सिन हो सकता है, इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी, तो ये अपन कंसीडर कर सकते हैं मे बी पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, वो सब एसिडिक पीएच पे। 8.0 पे बता सकते हो आप, ये ट्रिप्सिन हो सकता है, और भी एंजाइम इंटेस्टाइन वाले हो सकते हैं, समझ जाओगे। तो और जिस पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो, ऑप्टिमम पीएच। तो ये हमने बता दिया बच्चों, किसका इफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ा, किसका पड़ा? पीएच का। हाईली सेंसिटिव होते हैं, एक नैरो रेंज में बेटा जी हाईली एक्टिवेट होंगे। अगर पीएच को आपने डिस्टर्ब कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये लाइन भी समझ लेना, अगर पीएच को आप डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्बेंस इन ऑप्टिमम पीएच, क्या किया? डिस्टर्बेंस इन वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम पीएच, तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा बेटा जी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी सीधे क्या होगी? डिक्रीज। ये लो, ये मैंने अलग से आपको बात बता दी। तो अगर हम पीएच वैल्यू में कैसा भी डिस्टर्बेंस करते हैं ऑप्टिमम पीएच वैल्यू में, तो उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। अगर एंजाइम पीएच ऑप्टिमम वैल्यू में आप डिस्टर्बेंस करते हो, उसको कम ज़्यादा करते हो, तो बेटा जी एंजाइम की सक्रियता कम होगी। जैसे सीधा सा एग्जांपल है, आपके डाइजेशन में पूछा भी जाता है बच्चों, एक क्वेश्चन भी बनता है कि अभी मैंने कहा जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है, लारी एंजाइम है, लारी एमाइलेज उसको कितनी पीएच चाहिए ऑप्टिमम? 6.8 चाहिए। अब एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ बच्चों की, अगर खाना खाने से पहले आपको बोल दे, खाना खाने से पहले अगर अपन अपनी जीभ पर, अपनी टंग पर नींबू, लेमन को रब कर ले, नींबू रगड़ लो, मान लो काट करके, ऐसे ही नहीं, नींबू को कट किया, फिर अपन ने उसको अपनी जीभ पर, टंग पर रब कर लिया, उसको रगड़ दिया, तो बेटा जी सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सोचो 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 मेरे फ्यूचर डॉक्टर, सोचो। अगर आपने वहां लेमन जूस रब किया तो बेटा जी मीडियम कैसा हुआ? एसिडिक हुआ। तो सलाइवा, लार का पीएच पहले से कितना होता है? 6.8। लेमन जूस रब करने से पीएच में क्या आया? कमी आई, क्योंकि एसिडिक है। मान लो लेमन जूस की वजह से पीएच हो गई 6.5 हो गई। तो ऑप्टिमम पीएच को हमने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करते ही अब एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो इस लाइन को? तो अगर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब करते हो तो एंजाइम एक्टिविटी हमेशा डिक्रीज, कम होगी। चले आगे, पीएच के बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड इफेक्ट, वही
पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है बेटा जी? प्रॉपर्टी में हम आगे आज प्रॉपर्टी की बात करेंगे डिटेल में, 1 by 1। ये प्रॉपर्टी 6 है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हाईली सेंसिटिव होता है पीएच और टेम्परेचर के लिए। पहले हमने बात कर ली पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आगे फैक्टर्स में भी आएंगे बच्चों। अब अपन टेम्परेचर की बात करते हैं सेकंड, उसी प्रॉपर्टीज में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंजाइम एक्टिविटी पर टेम्परेचर का प्रभाव। तो एंजाइम सक्रियता पर टेम्परेचर अपना क्या इफेक्ट डालता है बेटा जी, उसकी बात कर लें। वही सेम चीज है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर एक्टिवेट रहेगा, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, कम परास पर एक्टिव रहता है। और जो बेटा जी ऑप्टिमम है, इसकी जो एक ऑप्टिमम रेंज आप बताते हो वो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन जनरल बता देते हैं। ऑप्टिमम का मतलब वही हो गया ना जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट रहेगा, वो ऑप्टिमम है। ये इस रेंज पर रूम टेम्परेचर या इस रेंज पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट रहते हैं। अब बच्चों अगर हम टेम्परेचर में भी डिस्टर्बेंस करें, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को हाई कर दिया, बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिवेट है। अगर इस टेम्परेचर को बढ़ा दें, मान लो 40 डिग्री के बजाय 50 डिग्री कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया, तो हाई टेम्परेचर पे बेटा जी एंजाइम क्या हो जाएंगे? डी नेचर हो जाएंगे, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। विकृतीकरण समझ गए ना, क्योंकि एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं बच्चों। तो प्रोटीन को जब हाई टेम्परेचर पर रखोगे डी नेचर हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अरे ऑमलेट वाला एग्जांपल आता ना, ऑमलेट जब एग अंडे को तोड़ के जो योक है वो गर्म तवे पे डालते हैं तो वो फ्लूइड एक जगह क्लोट हो गया, कोगुलेट हो गया, स्कंदित हो गया, वो डी नेचर। प्रोटीन है बेटा जी मेनली उसमें। तो हाई टेम्परेचर पर क्या हो गए? एंजाइम डी नेचर हो गए, बिकॉज एंजाइम किसके बने? प्रोटीन के बने। और अगर टेम्परेचर लो कर दिया और कम कर दिया, 25 डिग्री से नीचे 20, 10 डिग्री, 0 डिग्री ले आए, तो एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव हो जाते हैं। अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं, अस्थायी रूप से बेटा जी क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। बात समझ गए आप? ये लो, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ा? अगर हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा कर देते हैं, हाई टेम्परेचर ले गए 50 डिग्री 60 डिग्री, तब बेटा जी एंजाइम क्या हो गए? डीनेचर हो गए, बिकॉज एंजाइम किसके बने? प्रोटीन के बने। और अगर एंजाइम को आप लो टेम्परेचर पे रखते हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम करते हो, मान लो 10 डिग्री 0 डिग्री ले आए, तो वो टेम्पररी इनएक्टिव हो गए। टेम्पररी, ये वर्ड ध्यान रखियो, परमानेंट नहीं, टेम्पररी, अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गए। जैसे ही उन्हें उन एंजाइम को वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल फिर से एक्टिव हो जाएंगे अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए। जब तक लो टेम्परेचर है तब तक वो टेम्पररी क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। समझ रहे हो बात? क्लियर है? और ज्यादा हाई टेम्परेचर में वो डीनेचर हो गए, और ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो ऑप्टिमम का मतलब इस टेम्परेचर की रेंज पर, इस रेंज पर वो क्या रहेंगे? मैक्सिमम एक्टिवेट, वो ऑप्टिमम है। अब बेटा जी इसी टेम्परेचर में एक छोटा सा पॉइंट आता है Q10 वैल्यू, बस मैं एक थोड़ा सा समझा दूं। ये Q10 वैल्यू, Q10 वैल्यू एक छोटा सा पॉइंट है, Q10 क्या है ये? तो Q10 वैल्यू बेटा जी एक सिंपल सी लाइन आपको ये बताता है कि अगर अपन टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाएं, टेम्परेचर कितना बढ़ाए? T माने 10 माने कितना बढ़ाएं? टेम्परेचर को अगर बेटा जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हो तो ऐसा बोला जाता है जो एंजाइम एक्टिविटी है वो जस्ट डबल हो जाती है। क्या कहा मैंने? अगर हम टेम्परेचर कितना बढ़ाएं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, वो पहले से क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो जो Q10 वैल्यू है इसको बेटा जी बोला जाता है 2। और Q10 का मीनिंग आप ऐसे समझ लेना, क्या समझ लेना? ऐसे कि इफ टेम्परेचर वैल्यू राइजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ट्वाइसली इंक्रीज,
जस्ट डबल हो जाती है। पूछ लिया जाता है, ध्यान रख लेना आप लाइन। तो लाइन क्या आ गई? इफ टेम्परेचर राइजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जस्ट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी दुगनी हो जाती है। तो Q10 अगर टेम्परेचर कितना बढ़ाओ 10 डिग्री, तो एंजाइम की क्रियाशीलता कितनी बढ़ गई? 2 गुनी बढ़ गई। तो Q10 वैल्यू कितनी बताते हैं? 2। अब ध्यान बच्चों इसमें रखना है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो वैल्यू डबल हो रही है, एंजाइम की एक्टिविटी दुगनी हो रही है, वो केवल ऑप्टिमम रेंज में हो रही है भाई। मैं बोल दूं टेम्परेचर को 40 डिग्री से 50 डिग्री बढ़ा दिया, 40 डिग्री से 50 डिग्री बढ़ा दिया, तो क्या एक्टिविटी डबल होगी? नहीं होगी। अभी तो बताया था 40 डिग्री के ऊपर अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। हाँ, ये जो मैंने बात बताई है डबल होने वाली बेटा जी, वो किस रेंज में वैलिड होगी? वो इस ऑप्टिमम रेंज में वैलिड होगी। इसमें जैसे बोल दिया कि पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री, अब 25 से बढ़ा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हो जाएगी क्योंकि ये आप इस ऑप्टिमम रेंज के अंदर हो रहा है। इस रेंज के अंदर चलते हो तो अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो वैल्यू भी जस्ट क्या हो गई? डबल हो गई। आपसे बोल दे भी 50 डिग्री था, उससे मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, तो क्या वैल्यू डबल होगी? नहीं होगी। अब हम ऑप्टिमम रेंज के बाहर आ गए हैं। अब उस हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर। क्लियर बात? तो जो Q10 वैल्यू है बेटा जी, जो ये कहती है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर एंजाइम एक्टिविटी जस्ट डबल हो जाएगी, वो एप्लीकेबल केवल कब होगी? ये एप्लीकेबल होगी केवल कब? ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान की जो ऑप्टिमम रेंज है उसी के लिए एप्लीकेबल है। उस रेंज से ज्यादा होने पर हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। सही बात? क्लियर है? तो ये हमने टेम्परेचर की बात की। हाँ, अब इसमें एक मैं एक्सेप्शन लिखा देता हूं, वो एग्जाम्पल भी बच्चों पूछ लिया जाता है। एक एक्सेप्शन लिख रहे हैं, एक ऐसे एंजाइम का नाम भी लिख रहे हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रह सकता है। बाकी अभी आपको क्या बताया था कि अगर बेटा जी ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ, उच्च तापमान हुआ, तो एंजाइम क्या हो गए? डीनेचर हो गए। क्यों? क्योंकि एंजाइम किसके बने? प्रोटीन के बने। लेकिन एक ऐसा एंजाइम याद रखो, याद होगा भी आपको, 12th NCERT का 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है बेटा जी, टेक पॉलीमरेज। बिल्कुल आपके दिमाग में सही आया रे, इतने ज्ञानी तो हुई हो ना। इंपॉर्टेंट एंजाइम है टेक पॉलीमरेज। एज लग गया, एंजाइम ही है। एक ऐसा एंजाइम जो बेटा जी हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। टेक पॉलीमरेज में इसकी 2-3 बातें आपको बता देता हूं। फर्स्ट बेटा जी ये एंजाइम है थर्मोस्टेबल। कैसा एंजाइम है? थर्मोस्टेबल मतलब ताप स्थायी एंजाइम है। थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। उच्च तापमान पर भी ये एक्टिव रहता है। ऐसा बोलते हैं बेटा जी मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो तब भी ये सक्रिय रहेगा। बाकी अभी कहा था ना मोस्टली हाई टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिव नहीं रहते, 90 डिग्री के ऊपर भी एक्टिव रहेगा। टेक पॉलीमरेज इसलिए थर्मोस्टेबल है, अपवाद है। और ये बच्चों एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक बैक्टीरिया से मिलता है, थर्मस एक्वेटिकस। इसका जो सोर्स है बेटा जी, फ्रॉम मतलब सोर्स, कि इस एंजाइम को किससे प्राप्त किया जाए? एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जीवाणु। तो थर्मस का क्या उठा लिया? टी उठा लिया, एक्वेटिक्स का ए क्यू, तो नाम दे दिया टेक पॉलीमरेज। वहां एक पीसीआर वर्ड आता है, हाँ पढ़ रखा है जिन बच्चों ने उनको तो पता है, बाकी बताऊंगा। इसका यूज होता है पीसीआर में। पीसीआर जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। यहां इतना याद रख लो। तो एक ऐसा एंजाइम भी आपके पास है जो हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल टेक पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल है,
मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी खुद को एक्टिव रखेगा। और एक बैक्टीरिया से मिलता है थर्मस एक्वेटिकस, गर्म पानी में ये मिलते हैं बच्चों, इसलिए वहाँ एंजाइम एक्टिवेट रहता है। और ऐसे एंजाइम के लिए बेटा जी एक वर्ड और एक्सट्रीमोजाइम भी बोल देते हैं इनको, अलग से भी वर्ड बता दूंगा मैं, एक्सट्रीमोजाइम। एक्सट्रीमोजाइम का मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी जो एंजाइम एक्टिव रहे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो एंजाइम खुद को एक्टिव रख सके। एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या है, एक्टिव है, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोजाइम। ये अलग से भी अपन बता देंगे। ये बच्चों इसकी 6th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई कि जो एंजाइम है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी हाईली सेंसिटिव होती है पीएच और टेम्परेचर के लिए। एक नैरो रेंज की पीएच और एंजाइम टेम्परेचर पर वो एक्टिव रहेंगे। अगर आप पीएच की बात करें तो अलग अलग एंजाइम की पीएच वैल्यू अलग अलग एक्टिवेशन के लिए, ऑप्टिमम पीएच पर वो मैक्सिमम एक्टिवेट रहेगा। टेम्परेचर वाला भी आप ऐसी बेटा जी डायग्राम बना के बता सकते हो, ग्राफिकल, आप कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये लो, ये बता दिया, इधर वही एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ गई, इधर आ गया टेम्परेचर, ले लो बस, ये रहा। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, जो एंजाइम क्रियाशीलता होगी, वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। पीएच वैल्यू के रेफरेंस की तरह बस इधर टेम्परेचर ले लिया अपन। चलें अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ग्राफ को दूर करते हुए आते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा जी, जो मोस्ट ऑफ एंजाइम है वो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। मेनली बेटा जी जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ज्यादातर जो एंजाइम है, प्रॉपर्टी तो क्या है, कैसे इसका बता दें अपन। अधिकतर एंजाइम कहां मिलेंगे अपने को, सेल में भी कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना बच्चों, क्रेब्स साइकिल वगैरह जो चलती है, लिंक रिएक्शन और जो आप डिस्कस करते हो, सब माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मोर देन 70% के लमसम एंजाइम केवल अपने को कहां मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। चले अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बेटा जी बात करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी पे आता हूं मैं, अगला स्टार लगा के लाइन लिख लेना आप, कि जो एंजाइम है, एंजाइम बेटा जी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे, बाई डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाई डिक्रीजन एक्टिवेशन एनर्जी। स्टार लगाया बच्चों, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखियो पहले, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हमने बोला सक्रियण ऊर्जा, क्या कहलाई, सक्रियण ऊर्जा। क्या है समझते हैं, देखो बच्चों क्या लाइन आई कि एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो पूरी लाइन ऐसे हो गई कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को, हिंदी वाले बच्चे लिख भी लें, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो एंजाइम इंक्रीज, ये तो पता ही है बच्चों, एंजाइम का काम है, कैटेलिस्ट का काम करते हैं, बायो कैटेलिस्ट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे बढ़ाते हैं बेटा जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब चलो समझते हैं इसको, क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा क्या है, एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं बेटा जी। देख लो, ये मान लो अपने पास कोई सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, AB+C, कोई रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन से ये एक प्रोडक्ट बना A, B और C, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, इससे हमने ये क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो अब देखो बच्चों, मान लो इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में
एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए? वो मिनिमम एनर्जी जो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दे किसमें? प्रोडक्ट में। ये आपके सबस्ट्रेट हो गए, क्रियाधार हो गए, इधर ये प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना। इसमें बेटा जी होता है कि कुछ बॉन्ड, पुराने बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गए, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, उस वजह से पूरा मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। यहां इतना आप समझो कि जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो मिनिमम एनर्जी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। मान ले, एक एग्जांपल लेके मानते हैं, मान लो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो? मान लिया बेटा जी, इमेजिन कर लिया कि इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 100 किलो जूल। किलो जूल इसकी यूनिट आप मान सकते हो। जब एंजाइम नहीं है, अभी एंजाइम नहीं है, बिना एंजाइम के सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड रही। अब सेकंड कंडीशन दे दी, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड ले ली, एंजाइम आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बोल दिया, इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, कोई एंजाइम, यही मान लो प्रोडक्ट बन गए, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। तो जब एंजाइम प्रेजेंट था तो पहले बिना एंजाइम की एनर्जी कितनी लग रही थी? 100 किलो जूल। अब मान लो वो 50 किलो जूल में ही कंप्लीट हो गई, 50 किलो जूल में ही सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो कम हो गई। पहले 100 किलो जूल चाहिए थी, 100 किलो जूल चाहिए थी, तब सबस्ट्रेट किस में बदल रहा था? प्रोडक्ट में। अब 50 किलो जूल में सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो बेटा जी एंजाइम क्या करते हैं? इस मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, कैसे? उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को, एनर्जी बैरियर को कम करके। बात भेजे में घुसी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो उस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो उस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए आवश्यक हो, वह न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। या ऐसे भी बोल सकते हो, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तो उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देगा, और जब सक्रिय ऊर्जा कम हो गई तो अभिक्रिया की दर बढ़ गई, वो सबस्ट्रेट कम एनर्जी में ही क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ आई आपको अच्छे से? ठीक है। अब चलो इसको एक्टिवेशन एनर्जी की मैं बात कर लूं। सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, फिर वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है, बता रखा है। सक्रिय ऊर्जा को हमने बोल दिया क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन, या ऐसे बोल सकते हो मिनिमम एनर्जी बैरियर, मिनिमम एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड फॉर reactants और substrate to form products। तो कहने का मतलब बच्चों, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, हिंदी में लिख सकते हो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है, क्रिया कारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए वो मिनिमम एनर्जी, हाँ एंजाइम यहां भी नहीं है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो है, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। बात समझ गए? तो बिना एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ रही थी, ज्यादा एनर्जी आप इनपुट कर रहे थे, तब रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन जैसे एंजाइम आया, वो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कम हो गई, कम एनर्जी में फटाफट सबस्ट्रेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो। समझ गए इस चीज को क्लियरली? ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसको एक एनसीईआरटी में आपको ग्राफिकल बच्चों दे रखा है, वही बता देता हूं मैं। कैसे दे रखा देख लो।
इसमें बता रखा है बेटा जी कि जैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, दोनों टाइप से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो गए सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहां बेटा जी देख लियो, दो अपन इससे देख लेते हैं। एक तरफ तो अपन ने ले लिया प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इधर ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दो एक्सिस पे देखियो बच्चों, इसको दोनों एक्सिस पे अपन ने ले लिया। तो इसमें देखियो बच्चों, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपको बता रहा है, ये सबस्ट्रेट, इधर ये प्रोडक्ट बना। अब दो, पहला जो ये कर्व है, ये वाला ग्राफ बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी दिखा रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कब, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की अनुपस्थिति में। और जो दूसरा है बेटा जी, ये लो, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। दिख रहा आपको एक ग्राफ? तो यहां बेटा जी सबस्ट्रेट, कोई सबस्ट्रेट क्रियाधार है जिसे अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट में, उत्पाद में। तो अभी कहा था किसी रिएक्शन को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए वो न्यूनतम ऊर्जा जो आपको चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा है। और एंजाइम क्या करेंगे, उस एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देंगे। अब एक बार बेटा जी ग्राफ पे थोड़ा सा आइयो साथ साथ मेरे। पहला ये जो ग्राफ देख रही हो, ये ग्राफ बेटा जी, ये वाला, ये इसमें जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये देखो, ये जो वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी बेटा जी ज्यादा चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए। ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि ये इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की अनुपस्थिति में हो रहा है। इसी में सेकंड जो ग्रीन कलर में बेटा जी अपन ने बनाई है हरे रंग में, ये वाली दिख रही है ग्रीन कलर में, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो अगर एंजाइम प्रेजेंट है, ध्यान से समझ लेना, एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कम चाहिएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर इससे? ठीक है। तो एनर्जी, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी है तो वहां क्या ले आओ, एंजाइम ले आओ। अब एनर्जी लेवल भी देख लो बेटा जी, इनमें तीनों पॉइंट पे एनर्जी लेवल, मान लो यहां मैं वर्ड लिख दूं E1, ये कलर ले ले, E1, E2, E3। देखियो E1, E2, E3 एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। सबस्ट्रेट एनर्जी लेवल, ये ट्रांजिशनल मिड में एनर्जी लेवल, और ये प्रोडक्ट में एनर्जी लेवल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल कहां है, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी इधर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी E2, पहले सुनना, E2, उसके बाद सबस्ट्रेट E1 और लास्ट प्रोडक्ट E3। समझ रहे हो? ये पोटेंशियल एनर्जी तो इधर, तो सबसे ज्यादा E2 की एनर्जी वैल्यू, फिर E1 और सबसे कम E3 प्रोडक्ट। ये E2 क्या है, सबसे ऊपर वाला बच्चों, ये देख लेना, ये एक ट्रांजिशनरी स्टेज होती है। E2 की बात कर रहा हूं मैं यहां। ये जो बेटा जी है, ये ट्रांजिशन, केमिस्ट्री में बोलते हो ना संक्रमणकारी अवस्था, जो अनस्टेबल है, अस्थाई है। ट्रांजिशन स्टेज, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, संक्रमणकारी अवस्था, ट्रांजिशन स्टेज। दिख रहा है? संक्रमणकारी अवस्था। तो ट्रांजिशन स्टेज बेटा जी ये हुई, देखो ये क्या, इसकी भी बता दूं तो इसको एनर्जी लेवल सेकंड मान लिया, ये E1, ये E3। तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेज, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल इसकी, ये ध्यान रख लेना। इस संक्रमणकारी ट्रांजिशन स्टेज को हिंदी में बोल दिया
संक्रमणकारी अवस्था, अनस्टेबल, अस्थायी है। क्योंकि देखो जब बेटा जी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा ना, क्रियाधार से जब उत्पाद बनेगा तो बीच में एक स्टेज आएगी ट्रांजिशन स्टेज, और उसी ट्रांजिशन स्टेज स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। स्थायी का मतलब तो यही रह गया, यहां थोड़ी रुकेगा, वो फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ट्रांजिशन बीच वाली स्टेज है बेटा जी। जैसे ऐसे मान लिया ना अपन ने, इसको मैं थोड़ा समझा दूं आगे, ये आ गया ग्राफ समझ में। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है मतलब कौन प्रेजेंस है, एंजाइम। एंजाइम की उपस्थिति में बेटा जी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और जो अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बढ़ गई। अभी उसको एक और एग्जांपल से, एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके समझा दूंगा मैं। ट्रांजिशन स्टेज को बेटा जी ऐसे मान लिया, वही मैंने एक रिएक्शन लिखी, ये कोई सबस्ट्रेट है बेटा जी, ए बी और सी। अब होगा क्या, बीच वाली स्टेज है बेटा जी, ऐसे मान लिया, फाइनली एक प्रोडक्ट बना दिया मैंने, प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है। देखो सीधा सा बच्चों, तो ए बी और सी, प्रोडक्ट बना ए और बी सी, हो गया। तो बीच में बच्चों एक ऐसी स्टेज आती है जब ए और बी के बीच का बॉन्ड तो वीक, टूट रहा होता है, और बी और सी के बीच का एक नया बॉन्ड बन रहा होता है। ये तो हो रहा है ना, तभी तो प्रोडक्ट बना बी और सी। तो एक बीच वाली जो स्टेज है, इसी को बेटा जी क्या बोल दिया, ट्रांजिशन स्टेज, मध्यवर्ती संक्रमणकारी अवस्था, जो कैसी है, अनस्टेबल है, अस्थायी है। हाँ, हाईली एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो अभी उस ग्राफ से आपको बता दिया। तो ऐसी स्टेज देख लो जिसमें कुछ पुराने ओल्ड बॉन्ड, कुछ पुराने बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ए और बी के बीच का बॉन्ड तो बेटा जी टूट रहा हो रहा है, और बी और सी के बीच एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो स्टेज आ गई। और फाइनली ए अलग हो गया, बी और सी के बीच एक बॉन्ड आ गया, तो प्रोडक्ट बन गया। तो सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो ये बीच वाली इंटरमीडिएट स्टेज है, ट्रांजिशनरी स्टेज, जो अनस्टेबल है, अस्थायी है, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। आगे मैकेनिज्म में भी इसको समझते हैं। अब देखो इस ग्राफ से एक और छोटी सी बात क्लियर कर दूं। इस ग्राफ को देख रहे हो ना बच्चों, देखो सबस्ट्रेट ऊपर है, देखना बोर्ड की तरफ, सबस्ट्रेट ऊपर है और प्रोडक्ट का लेवल नीचे है, कंपैरेटिवली नीचे है ना, ये रहा। तो इस ग्राफ से बेटा जी दो अपन इस कवर के बारे में दो और बातें मैं बता देता हूं। फर्स्ट, ये वाला कर्व है, फर्स्ट जो अभी बना है, ऐसे मान लो ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट। दूसरा कर्व में ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट। देखना ढंग से, यहां ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। इस कर्व में बेटा जी ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। क्या डिफरेंस है? तो पहले कर्व को जब आप देखोगे तो बेटा जी जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो सबस्ट्रेट के नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना, सबस्ट्रेट ऊपर और प्रोडक्ट उसके नीचे। ऐसी जो रिएक्शन होती है इनको बेटा जी बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। समझ रहे हो बात? जब सबस्ट्रेट का लेवल ऊपर और प्रोडक्ट का लेवल, प्रोडक्ट का स्तर सबस्ट्रेट के नीचे हो, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर, इनमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्माक्षेप। और बेटा जी दूसरी कंडीशन देख लो, सेकेंड कंडीशन, जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के कहां है, ऊपर, प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट के ऊपर हो, इन रिएक्शन को बोला जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक, एंडो जिसमें एनर्जी खर्च होगी, ठीक है, एक्सो में एग्जिट जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। समझ लो इसको, कर्व को। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू सबस्ट्रेट से नीचे है तो एक्सोथर्मिक एनर्जी एग्जिट होगी, बाहर आएगी, एग्जिट। एंडो एनर्जी देनी पड़ेगी जब प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट के ऊपर हो। तो ये अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंजाइम की हो गई कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैसे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। इस रेट ऑफ रिएक्शन का एक छोटा सा पॉइंट लेता हूं मैं, एनसीईआरटी के एक एग्जांपल से क्लियरिफाई कर देता हूं बच्चों।
छोटा सा पॉइंट आप लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। हमने ये तो मान लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। कैसे? तो बच्चों दो टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, एंजाइम की प्रेजेंस में और एब्सेंस में। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट हम लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। देखो एंजाइम की प्रेजेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा जी। पहली एंजाइम की अनुपस्थिति में, और दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की उपस्थिति में। तो किसी भी रिएक्शन पर एंजाइम की उपस्थिति और अनुपस्थिति का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बेटा जी अपन एक सीधे सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल आपने कई जगह पढ़ा भी है, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी आता है। मैं एक रिएक्शन बोर्ड पे लिख रहा हूं, रिएक्शन है CO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक प्रोडक्ट बना रही है बेटा जी H2CO3। याद है रिएक्शन आपको? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रही है। क्या बना रही है? कार्बोनिक एसिड। तो पहली बेटा जी, पहली जो कंडीशन है इधर वाली, इसमें CO2 पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बना रही है, लेकिन एंजाइम की एब्सेंस में, बिना एंजाइम के ये काम हो रहा है। दूसरी साइड में मैं उसी रिएक्शन को लिख रहा हूं, दूसरी साइड में भी ये रिएक्शन लिख दी बेटा जी। CO2 पानी में डिजोल्व होके H2CO3 क्या बना रही है? कार्बोनिक एसिड। लेकिन अब एंजाइम प्रेजेंस है, उपस्थित है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इस रिएक्शन के लिए काम आता है। कौन सा? हाँ सही सोचे आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वेरी इंपॉर्टेंट, इस एंजाइम की भी हम बात करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो दोनों बातें की बच्चों। फर्स्ट साइड में आपको बता दिया कि जो इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम में एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, दूसरी साइड में एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है। क्या डिफरेंस है देख लो। पहले वाली रिएक्शन की बात करें पहले। जब एंजाइम नहीं था तो बच्चों ऐसा बताते हैं कि लगभग 200 CO2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू H2CO3 पर आवर इन एन आवर, पर आवर। सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं? अगर एंजाइम नहीं है, अगर बिना एंजाइम की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? तो यह बताया गया कि लगभग 200 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक घंटे में किस में कन्वर्ट, क्या बनाएंगे? H2CO3। एक घंटे में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल? 200। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। आप सोचोगे सर एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं। अब सुनो, अब जब एंजाइम आ गए, अरे भाई साहब एंजाइम आ गए, तब क्या हुआ? देखियो स्पीड कैसे बढ़ी। एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा जी चमत्कार ही हो गया, और चमत्कार ये हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या हुआ? लगभग 36 मिलियन 360 लाख CO2 मॉलिक्यूल इन एन मिनट, इन ए मिनट। अरे क्या हुआ? जब एंजाइम नहीं था तब लगभग 200 CO2 के मॉलिक्यूल पर आवर एक घंटे में H2CO3 में कन्वर्ट हो रहे थे। एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल। और जब एंजाइम आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज भाई साहब आए, आते उन्होंने चमत्कार कर दिया। और चमत्कार ये किया बेटा जी कि जो एक घंटे में 200 CO2 मॉलिक्यूल थे, एक मिनट में कितने? 36 मिलियन 360 लाख मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। तो देख लो एंजाइम की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन कई गुना तक बढ़ गई। समझ गए? ये टर्नओवर नंबर है, इसकी भी मैं बात करूंगा। 36 मिलियन और 360 लेक, इसको ऐसे भी दे रखा है डाटा, और 6 लेख पर सेकेंड, 6 लाख पर सेकेंड इस स्पीड से।
6 लाख पर सेकेंड CO2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2CO3 किसकी प्रेजेंस में? एक स्पेशल एंजाइम आया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो आपकी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। करेंगे हम इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की भी बात, जो अपनी बॉडी का सबसे क्या है? फास्टेस्ट एंजाइम होता है। तो बात क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में चमत्कारिक रूप से हाईली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब यहां ये एंजाइम कौन सा लिखा हमने? किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो बेटा जी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को खिताब मिला, क्या खिताब मिला? इसे बोल दिया बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ बॉडी। शरीर का सबसे फास्ट, सबसे तीव्र एंजाइम की बात आए तो वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। क्लियर है? ये डेटा थोड़े से याद रख लोगे, एनसीईआरटी के हैं बच्चों, याद रखना ही है। तो ऐसा बोल दिया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हुई सेकंड वाली, वो 10 मिलियन टाइम फास्टर देन फर्स्ट रिएक्शन। बस तो ये जो सेकंड रिएक्शन है R2 मान लो इसको, ये इधर वाली बेटा जी मैं रिएक्शन को नाम देता हूं R2 मान लेते हैं ऐसे ही। इन एब्सेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मान लो ये R2 रिएक्शन है, ये R1 मान ली मैंने। तो R2 R1 के कंपेयर फास्ट है, और बेटा जी ये बताते हैं कि जो R2 है वो 10 मिलियन टाइम फास्टर देन R1। ये क्योंकि R2 में कौन आ गया? एक स्पेशल एंजाइम आ गया, एक स्पेशल प्रोटीन आ गया। वो प्रोटीन एंजाइम है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। क्लियर है ये फंडे अपने? अगले प्रॉपर्टी की बात कर लूँ। चलो तो ये 36 मिलियन 360 लेख, थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा ना। ये बेटा जी अपन ने अगली प्रॉपर्टी की बात की थी, इसमें बता दिया था कि जो एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। अब हमने एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बता दिया कि एंजाइम के प्रेजेंस में वो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना तक बढ़ गई बच्चों। चलिए अगली एक प्रॉपर्टी, जो एंजाइम होता है ना बच्चों, हमने बोल तो दिया कि भाई प्रोटीन है। अब प्रोटीन की भी कौन सी है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, अगला लिख लेना। जो एंजाइम है बेटा जी वो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को समझाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एंजाइम इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये भी बोल देते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं, 3 डायमेंशनल। बायोमोलिक्यूल में जब प्रोटीन डिस्कस किया था तो वहां आपको बताई थी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ, एंजाइम की इनिशियली बता सकते हो आप। प्राइमरी स्ट्रक्चर याद आई बेटा जी? ऐसी एक लाइन बना के बता दी थी, एक एन टर्मिनल था, एक सी था, प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन। फिर आई थी एक सेकेंडरी हेलिकल, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट बताई थी। टर्शियरी में आया था ना बेटा जी ये ग्लोबुलर ऐसी वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और टर्शियरी से फिर बनी थी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ध्यान आया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और फिर कई पॉलीपेप्टाइड जुड़ के क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंजाइम जो होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम वो कौन सी स्ट्रक्चर शो करेंगे? वो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना को। ग्लोब्यूलर होती है ये जो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना बेटा जी, ये गोलाकार है, ग्लोब्यूलर है। और वहां एक वर्ड दे रखा है वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बता रखा आपको, बायोमोलिक्यूल जब अच्छे से पढ़ोगे प्रोटीन में, वुलन बॉल, ऊन के गोले जैसी स्ट्रक्चर, बिल्कुल गूंथा हुआ ऐसे आपस में, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी बेटा जी हर साइड में होते हैं। इसमें दोनों एक्सिस के साथ साथ थर्ड, तीसरे जेड एक्सिस में भी आपको ये वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, ग्लोब्यूलर। तो ये प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है एंजाइम। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। अब बच्चों जो ये वुलन बॉल लाइक मैंने बात की ना, ग्लोब्यूलर, गोलाकार ऐसे, तो इसमें एक एक्टिव साइट वाला वर्ड भी समझा देता हूं मैं। ऐसे मान लो ऐसे प्रोटीन आपस में स्ट्रक्चर ऐसे घूमी हुई आपस में फोल्ड होते हैं, खूब सारे वलन होते हैं आपस में गूंथे हुए बेटा जी। 2 टर्मिनल होते हैं एन और सी। अब जो इसके बीच की कैविटी बनती है ना गूंथने के बाद, ये जो कैविटी से स्पेस बन गए बीच में, ये कैविटी आ गई, कैविटी आ गई। इन कैविटीज के लिए वर्ड आ जाता है जो क्रेविस और पॉकेट होते हैं बेटा जी,
इन्हीं क्रेविस और पॉकेट को बोलते हैं इनकी एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। ध्यान से सुनना, एंजाइम प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तृतीयक संरचना है जो इसकी 3D स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं। अब एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसी बना दी मैंने, वुलन बोला है, ऐसे घूमी हुई है, खूब सारे फोल्ड है, एक दूसरे के ऊपर गूंथे हुए हैं बेटा जी, फोल्ड है। ऊन का गोला देखा ना अपन, मम्मी स्वेटर बनाती थी कोई टाइम, ऊन के गोले बेटा जी, वो तो गूंथे हुए हैं। अब जब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड बनेंगे ऐसे, तो बीच में कुछ क्रेविस, क्रेविस का मतलब दरार, पॉकेट, दरार बीच में रह जाएगी। और ये जो दरारें होती है ना, दरारें, वो दरारें ही एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। ध्यान से सुनना, दरारें एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट। और इन्हीं दरारों में, इन्हीं क्रेविस में आके कौन फंसेंगे? ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर फंस जाएंगे। ये लो, मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया, मान लो बेटा जी ये क्या है? ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मान लीजिए। ग्रीन कलर में जो बनाया मैंने, ये क्या है? सबस्ट्रेट। तो जब सबस्ट्रेट इन एक्टिव साइट में आके जुड़ेंगे, एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट होगी और सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बोलो, क्या बात समझ में आई? एंजाइम प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। तृतीयक संरचना 3D स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर बेटा जी ग्लोब्यूलर है, गोलाकार है। वही सारे बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको प्रोटीन में बता रखी थी, वहां स्ट्रक्चर में आ गई थी। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे फोल्ड होते हैं, इसमें जो प्रोटीन है एक दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर ऐसे फोल्ड बना लेती है, वलन बना लेती है। तो जब बेटा जी फोल्ड बनते हैं तो इन फोल्ड के बीच में क्रेविस, पॉकेट, दरारें बन जाती है। उन दरारों को हमने एंजाइम की क्या कहा? एक्टिव साइट कहा, सक्रिय स्थल कहा। और इन्हीं दरारों में बेटा जी कौन आके फंस गए, जुड़ गए? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ गए इन्हीं क्रेविस और पॉकेट में। और एंजाइम अब उन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम की प्रॉपर्टी कि वो प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है? टर्शियरी है और 3D स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो अलग अलग हमने बच्चों एंजाइम की प्रॉपर्टीज की बात की। अब एक पॉइंट इसी में, अगला बेटा जी एक पॉइंट आता है टाइप्स और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। टाइप्स ऑब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, आज का लास्ट पॉइंट। 3 लेक्चर में मैं आपको एंजाइम कंप्लीट करवा दूंगा बेटा जी। फिर अपन हमेशा की तरह इसकी NCERT की रीडिंग लगाएंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराऊंगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपन चैप्टर को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और टाइप्स ऑफ एंजाइम बेटा जी, इस पर ओरिएंटेड नीट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एंजाइम को अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो सिंपल एंजाइम, लिखते चलो साथ साथ आप। एक बेटा जी कंपाउंड एंजाइम, और इसी को बोला जाता है होलो एंजाइम, संयुक्त एंजाइम और सिंपल एंजाइम। तो एंजाइम के 2 टाइप्स आ गए, सिंपल और दूसरा कौन सा आ गया? कंपाउंड। कंपाउंड को क्या कहा? होलो एंजाइम। सिंपल सरल, सिंपल तो बेटा जी सीधे से हैं, ये तो बने होते हैं ओनली प्रोटीन से, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन आ गया, ट्रिप्सिन आ गया, ये वाले एंजाइम। तो सिंपल सरल एंजाइम जो केवल और केवल किसके बने हैं? जो केवल प्रोटीन के बने, ओनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जिसमें एग्जांपल है अपना पेप्सिन, वही आमाशय स्टमक वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। दूसरा बच्चों कंपाउंड संयुक्त एंजाइम, या जिनको नाम दिया होलो एंजाइम। इनके 2 पार्ट होते हैं। होलो कंपाउंड मतलब 2 अलग अलग चीजों से मिलकर बने हैं बच्चों, जिसमें एक पार्ट ले लो अपन होलो एंजाइम में, एक इसका प्रोटीन पार्ट होगा, एक बेटा जी इसका नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो सिंपल एंजाइम, दूसरा अपन ने बात किया कंपाउंड और होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड पार्ट, संयुक्त पार्ट इसका। इसमें 2 पार्ट है बच्चों, प्रोटीन भी है, प्रोटीन के साथ एक दूसरा पार्ट भी है जिसको नॉन प्रोटीन बोल दो। प्रोटीन पार्ट को नाम दिया जाता है एपो एंजाइम। ये वर्ड पूछे जाते हैं। प्रोटीन पार्ट क्या कहलाया? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेटा जी वो कहलाएगा कोफैक्टर। तो
तो जो होलो एंजाइम है वो दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट को क्या कहा? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन को मैंने क्या कहा बेटा जी? कोफैक्टर। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या? आपकी परमिशन हो तो होलो एंजाइम कैसे? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। ये लो, तो होलो एंजाइम बेटा जी दोनों पार्ट से मिलकर बन गया ना। एपो एंजाइम उसका प्रोटीन वाला पार्ट है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है मैंने उसको नाम दिया है कोफैक्टर, सहकारक। कोफैक्टर को क्या कहा? सहकारक। अब जो कोफैक्टर है ना बेटा जी, ये तीन कैटेगरी के होते हैं, इनको लेंगे हम वन बाई वन। कोफैक्टर की ये तीन कैटेगरी अलग अलग। फर्स्ट कोफैक्टर बेटा जी कोई कोएंजाइम हो सकता है, कोफैक्टर मेटल आयंस हो सकते हैं, कोफैक्टर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तीन वर्ड लिख लियो। तो प्रोटीन पार्ट जिसको अपन ने क्या कहा? एपो एंजाइम कहा, बिल्कुल कहा। क्या कहा? एपो एंजाइम कहा। लिखो देखे, फिर चलते हैं इसको आगे। और प्रोटीन के साथ जो दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कोफैक्टर है, वो सहकारक है, जिसमें कोएंजाइम, मेटल आयन और क्या हो सकता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब क्या है बच्चों, देख लो, ये इनको उठा लेते हैं वन बाई वन। पहला कोएंजाइम जो है बेटा जी, ये चलो अलग से ही बता देता हूं इनको, एक ही उठा ही लो आप। पहले ले लेते हैं अपन कोएंजाइम। फर्स्ट कोएंजाइम, इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं बच्चों। फर्स्ट लिख लियो कोएंजाइम। कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये बेटा जी एपो एंजाइम से लूजली अटैच्ड होते हैं, लूजली अटैच्ड विद एपो एंजाइम, ढीले जुड़े रहते हैं। लूजली बच्चों ट्रांजिएंट भी बोल देते हैं इनको, लूजली अटैच्ड विद एपो एंजाइम। तो मैंने दो लाइन लिखी, पहले हम को एंजाइम की बात करें, इसके एग्जांपल समझाऊंगा, फिर अपन मेटल आयंस की बात करेंगे, देन प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो को एंजाइम ऐसे कोफैक्टर है, कोफैक्टर के टाइप है बच्चों, जुड़े किससे हैं? जुड़े एपो एंजाइम से हैं। तो ये कार्बनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो एपो एंजाइम से लूजली ढीले तरीके से जुड़े रहते हैं, ट्रांजिएंट जुड़े रहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब हल्के, तो थोड़ा सा प्रेशर देते ही अलग हो जाएंगे, मतलब इनका जॉइंट टाइट नहीं होगा, लूज जॉइंट होगा। जैसे एपो एंजाइम है, ये मान लो एपो एंजाइम है ऐसा कुछ, और ये मान लिया बेटा जी अपन ने कोई कोफैक्टर है, तो इससे बस लूजली अटैच्ड होगा, हल्का ऐसा। तो हल्के से प्रेशर से दोनों वापस सेपरेट हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। तो इनका जो जॉइंट होता है ना वो आपस में ढीला होता है, ट्रांजिएंट होता है। अब मेन इनके एग्जाम्पल, उससे पहले एक लाइन, उससे पहली लाइन ये है कि जो को एंजाइम है ये बेटा जी मेनली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, ये विटामिन से बने होते हैं, विटामिन के व्युत्पन्न होते हैं, ये काम की चीज। तो जो को एंजाइम के हम एग्जाम्पल लिखेंगे वो मुख्यतः विटामिन के व्युत्पन्न होते हैं, विटामिन से बने होते हैं, या मैं कहूं कि इनको एंजाइम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो विटामिन होता है। तो विटामिन यहां यूज हो गए, तो इनका मेनली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन। जैसे एग्जाम्पल लेके बता देता हूं कौन कौन से विटामिन आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन भी आपने पढ़ तो रखे ही हैं। को एंजाइम का पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा जी NAD और NADP, FAD, एफामन भी बोल देते हैं, को एंजाइम A, थियामिन पायरोफॉस्फेट। वही एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं बेटा जी जो अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं आप पढ़ के आते हो, किसी न किसी चैप्टर से वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखे हुए दिख रहे हैं ना, ये सारे किसके हैं? ये सारे को एंजाइम के एग्जाम्पल है, और मैं आपको बताऊंगा इनमें कौन कौन से विटामिन आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से, नाम में ही लिखा है। NAD की फुल फॉर्म आपको पता है, निकोटिनेमाइड
डाई न्यूक्लियोटाइड, ध्यान ये बेटा जी NAD NADP, निकोटिनेमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD एफअमन भी आता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, वही एफअमन भी आता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, है ना। ये सारे एग्जाम्पल है को एंजाइम के। अब इनमें विटामिन कौन कौन से वो मैं बता दूं आपको, पहले दोनों में बता सकते हो, नाम से क्या सोचते हो? NAD और NADP में बच्चों इन दोनों में कौन सा विटामिन आएगा? देखो निकोटीन, निकोटीन से मिलता जुलता वर्ड एक नियासिन, नियासिन होता है विटामिन B3, आता ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 तो बेटा जी थियामिन है, आ गया B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, तो नाम ही NAD का निकोटिनेमाइड, तो निकोटीना नियासिन, नियासिन विटामिन B3। इन दोनों को एंजाइम में कौन सा विटामिन मिलेगा? B3 मिलेगा, नियासिन मिलेगा। FAD एफअमन बच्चों इनमें देखो, इन दोनों में क्या आ रहा है? फ्लेविन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन, फ्लेविन से इनमें प्रेजेंट होगा विटामिन B2, और B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। B2 को बेटा जी हम केमिकली क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। बस फ्लेविन है तो इनका नाम ही देख लो, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफअमन में भी फ्लेविन। थर्ड को एंजाइम A, इसमें बेटा जी होता है विटामिन B5, B5 पेंटाथेनिक एसिड होता है, और TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट कहां आता है? ये याद करो बॉटनी में, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन में TPP थियामिन पायरोफॉस्फेट, इसमें बेटा जी नाम ही देखो थियामिन है, थियामिन है तो विटामिन B1 आएगा, B1 का केमिकल नेम ही कौन सा है? थियामिन। तो हमने कुछ को एंजाइम के एग्जाम्पल लिखे जो मेनली विटामिन्स के डेराइव्ड होते हैं, विटामिन से व्युत्पन्न होते हैं, उनमें भी कौन से विटामिन? बी कॉम्प्लेक्स वाले, जैसे B1 आ गया TPP में थियामिन नाम है, B2 आ गया, B2 को राइबोफ्लेविन बोल दो, B3 आ गया, B3 नियासिन होता है निकोटिनेमाइड में, B5 पेंटाथेनिक होता है। तो पहला बेटा जी आपने जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कोफैक्टर है, उसका पहला पॉइंट हो गया को एंजाइम, और उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी कर लिए। सेकंड मेटल आयंस की बात करते हैं। ये मेटल्स हैं, ये इनऑर्गेनिक बेटा जी कंपोनेंट, ऑर्गेनिक थे ऊपर वाले, ये इनऑर्गेनिक है। ये भी वैसे लूजली अटैच्ड ही होते हैं, एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे, पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी में है लाइन। तो मेटल आयंस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, उसी एपो एंजाइम के साथ ये भी लूजली ढीले तरीके से जुड़े रहते हैं, वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इनके बीच बच्चों होता है। और मेटल साइंस के मैं एग्जांपल आपको लिखा दूं, बिल्कुल यूज होते हैं आपके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला ध्यान रख लियो। पहला एग्जांपल बेटा जी मैं लिख रहा हूं जिंक। जिंक एक मेटल आयन है, कौन कौन सा एंजाइम में मिलेगा? तो बेटा जी इधर तो मैंने ये मेटल आयन लिख दिए मान लो, इधर मैं नेम ऑफ एंजाइम का एक कॉलम बना देता हूं। तो जिंक, जिंक आपको मिलेगा, जो बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम है बेटा जी कौन सा? अभी आया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कुछ मेन एंजाइम की बात हम करेंगे। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आपको कौन मिलेगा बेटा जी? जिंक मिलेगा, बहुत जगह ये वर्ड आता है। और एक और एग्जांपल लिखा रहा हूं, ये भी अपने सिलेबस में आता है बेटा जी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, जो सिलेबस में कनेक्टेड है और कहीं आप पढ़ते हो वही एंजाइम के एग्जांपल लाऊंगा बस। तो जिंक एक मेटल आयन है, जो कौन से एंजाइम में आपको मिलेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अभी जो पीछे आया था H2CO2 को रिएक्ट करके जिसने कार्बोनिक एसिड बनाया था,
बॉडी का फास्टेस्ट एंजाइम। कार्बोनिक और उसी से मिलता जुलता वर्ड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज का मतलब बच्चों कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जोर डालोगे तो याद आएगा बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है पैंक्रिएटिक जूस में, अग्नाशय रस में होता है, जो पैंक्रियास से आता है, जिसको प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वही ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो जिंक मेटल आयन एंजाइम कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और दूसरा लिखा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अगला लो, फेरस। ये बेटा जी प्रेजेंट होगा, एक सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम होता है कैटेलेज। कैटेलेज ये फर्स्ट तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कैटेलेज को बेटा जी बोला जाता है सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम। हाँ, वो परऑक्साइड को H2O2 का ब्रेकडाउन करता है ना बच्चों, H2O2 का वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन करता है कैटेलेज। लार्जेस्ट एंजाइम भी इसको बोल दिया जाता है, सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम, वैसे लार्जेस्ट एंजाइम। इसमें कौन? फेरस। थर्ड बेटा जी, फेरस के बाद मैंने लिखा कॉपर। कॉपर जो है वो मेटल आयन मिलेगा, एक एंजाइम है टायरोसिनेज, इसमें होता है कॉपर। टायरोसिनेज बच्चों ये भी मैंने जेनेटिक्स में आपको बताया है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं ना, फिनाइल एलानिन से बनता है टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है एक पिगमेंट मेलानिन। अगर ध्यान नहीं हो तो एक छोटी सी रिएक्शन थी, वहां एफर्ट करते हैं, क्या पता याद आ ही जाए, हालांकि चांस तो कम ही है, फिर भी बच्चों एक एमाइनो एसिड है आपका टायरोसिन, बहुत बार आया है वैसे। टायरोसिन से बच्चों एक पिगमेंट बनता है, आपकी स्किन में कौन सा पिगमेंट होता है? मेलानिन होता है। स्किन का जो कलर है ना वो मेलानिन पे डिपेंड करता है बच्चों, मेलानिन पिगमेंट है। किससे बना? टायरोसिन एमाइनो एसिड से बना। इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? टायरोसिनेज आएगा। कॉपर, आपकी स्किन का कलर ब्रॉन्ज कॉपर, वैसे याद रख सकते हो, टायरोसिनेज। अगला एक मैं मेटल आयन और बच्चों एग्जांपल ले लेता हूं, यूज करते हो आप, मोलिब्डेनम, एक निकल, एक मैग्नीशियम। बस मोलिब्डेनम कहां आता है? हाँ, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बिल्कुल। निकल बेटा जी यूरिएज एंजाइम का मेटल आयन है, अभी यूरिएज बता रहे थे, जो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस। मैग्नीशियम वाला ध्यान रख लेना, ये वो, हाँ, रुबिस्को, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपीज, काइनेज, ये जो बेटा जी एंजाइम है इनमें रोल प्ले करेगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप बच्चों, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, किसकी प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज के साथ मैग्नीशियम। आपका जो मसल्स में मायोसिन होता है, याद करना, मायोसिन का जो हेड था मीरोमायोसिन का, उसका एटीपीएज भी मैग्नीशियम पर डिपेंड करता है। तो देखना, ये कुछ मेटल आयंस मैंने बताए और उनके अलग अलग एंजाइम याद रख लो सारे, तो अच्छी बात है। वरना एक तो बेटा जी ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, कौन से वाला, कहां गया भाई, ये एक तो जिंक वाला याद रखियो, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में होता है। एक बेटा जी मैंने इस मैग्नीशियम पे टिक लगाया, इसको ध्यान रख लेना। रुबिस्को, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपीएज, इन सब में मैग्नीशियम आया। ये सब मेटल आयंस के एग्जांपल आ गए, जो लूजली अटैच्ड होते हैं, जो इनऑर्गेनिक है। थर्ड बच्चों, कोफैक्टर में थर्ड आ जाओ। थर्ड मैंने लिखा प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह है। तो पहला कोएंजाइम में आ गया था, कोएंजाइम, कोफैक्टर में कोएंजाइम आ गया था, दूसरा मेटल आयन आ गया था, तीसरा बच्चों अपन बात करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये बेटा जी में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में से,
और जो डिफरेंस वो ये है कि टाइटली अटैच्ड होता है, ये टाइटली बाउंड विद अटैच्ड विद एपो एंजाइम। ये एक नई बात आई, ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली बच्चों दृढ़ता के साथ जुड़ा रहता है। ऊपर वाले दोनों थे ना, को एंजाइम और मेटल आयन, वो तो एपो एंजाइम के साथ लूजली ढीले जुड़े हुए थे। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा है जो एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है, दृढ़ता के साथ जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल देख लो, बिल्कुल ये भी आया हुआ, हिम। हिम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप विच फाउंड इन peroxidase and catalase enzyme। तो peroxidase और catalase एंजाइम में एक प्रोस्थेटिक समूह होता है बेटा जी, हिम जिसको बोला जाता है। अरे हीमोग्लोबिन भी याद होगा आपको, हीमोग्लोबिन भी नहीं, एंजाइम का ही दे रखा है इसलिए एग्जाम्पल ये दो दे रखे हैं, peroxidase और catalase। catalase मैंने अभी बताया था, वैसे लार्जेस्ट एंजाइम है और सेकंड फास्टेस्ट एंजाइम है। peroxidase को स्मॉलेस्ट कंसीडर कर देते हैं, catalase लार्जेस्ट एंजाइम, ये स्मॉलेस्ट। हिम इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो एपो एंजाइम के साथ टाइटली जुड़ा रहता है। ठीक है बात बेटा जी। अब ये जो बात आई है ना, हिम वहां भी समझ लो, वहां भी पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन में भी बेटा जी हिम है और दूसरा पार्ट ग्लोबिन है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अरे वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ ना, तो ग्लोबिन वहां बेटा जी इसका प्रोटीन पार्ट है और हिम कौन सा है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। बस यहां भी ये नॉन प्रोटीन में तो आ रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, बट यहां एंजाइम के रेफरेंस में दे दिया तो ये जो हिम है वो कौन से एंजाइम, peroxidase एंड कैटेलेज। कैटेलेज फिर बोल रहा हूं बॉडी का, इसको कंसीडर करते हैं बेटा जी लार्जेस्ट एंजाइम। और फास्टेस्ट में पूछे तो सेकंड फास्टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस था। ठीक है, ये हमने कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, इन सब की बात आपको बताई। अब जो एक लाइन यहां आ रही है बच्चों, ये सारे क्या थे, एपो एंजाइम के साथ ये क्या जुड़ रहे थे, कोफैक्टर जुड़ रहे थे ना। सारे तीन टाइप के कोफैक्टर आ गए थे, को एंजाइम, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोफैक्टर एक्चुअल में बेटा जी क्या होते हैं, ये इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये एंजाइमेटिक सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, एंजाइमेटिक सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं कोफैक्टर। तो कहने का मतलब इनके बिना एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा बच्चों। भाई अपना जो एक कंपाउंड एंजाइम है जिसको आपने होलो एंजाइम बोला है, अभी बताया था कि जो होलो एंजाइम है उसके दोनों पार्ट है, उसमें एपो एंजाइम भी है और उसका एक कोफैक्टर भी है ना, दो पार्ट बताए थे। ये प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो मतलब कोफैक्टर भी एंजाइम एक्टिविटी के लिए क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है। इसलिए एक एनसीईआरटी की लाइन आती है, क्या लाइन आती है, लाइन ये आती है बच्चों कि अगर कोफैक्टर को इफ रिमूव कर दिया जाए, अगर कोफैक्टर को एंजाइम से हटा दिया जाए तो लॉस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो एंजाइम की सक्रियता खत्म हो जाएगी, हट जाएगी। क्लियर है बात। क्या कहा कि जो कोफैक्टर है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, आवश्यक है। इसलिए लाइन आ जाती है कि अगर बच्चों कोफैक्टर को हम एंजाइम से हटा दें, पृथक कर दें, तो उस एंजाइम की एक्टिविटी, सक्रियता लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब वो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बढ़ा पाएगा। क्लियर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर बेटा जी थोड़ा सा रिवाइज रिकॉल करवा दूं। आज हमने एक एंजाइम वाला पॉइंट उठाया था, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का ही है। एक क्वेश्चन 100% इस पॉइंट से आता है, पूरे बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन एंजाइम का आता है। एंजाइम जिसको आपने बायो कैटलिस्ट बोला, कैटलिस्ट का मतलब बेटा जी जो बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कैटेलाइज करते हैं, मतलब बॉडी की कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटलिस्ट के होती हो, ये कैटलिस्ट यहाँ एंजाइम है। डिस्कवर्ड बाई बकनर बताया था, पहला एंजाइम जाइमेज था जो ईस्ट में से बताया था। एंजाइम का मतलब ही जाइम ईस्ट से वर्ड लिया था। फिर हमने बताया फर्स्ट प्योरीफाइड फॉर्म में जो क्रिस्टलाइज एंजाइम था वो यूरिएज था, समनर साइंटिस्ट थे। यूरिएज एक प्लांट आपको बताया था बच्चों, कैनावेलिया प्लांट, याद इसलिए रखना था, उसका एक एल्केल वो
मेटाबोलाइट भी आपके सिलेबस में है, कॉनकानावेलिन ए टाइप ऑफ लैक्टीन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टर्म गिवन बाय कुहन ने। फिर हमने कुछ एंजाइम की प्रॉपर्टी उठाई कि एंजाइम मोस्टली ऑफ एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते। एक्सेप्शन राइबोजाइम आया था, आरएनएपी और एक पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है राइबोसोम की लार्ज यूनिट में होता है। दूसरा, एंजाइम प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, 3D स्ट्रक्चर बताते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर का मीन ग्लोब्यूलर, उसमें प्रोटीन अपने ऊपर ऐसे फोल्ड बना लेती है। फोल्ड बनाने से बेटा जी बीच में क्रेविस बन गई, दरारें बन गई। उन दरारों को कहा था एक्टिव साइट, जहां कौन फंसेंगे, सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तीसरा, एंजाइम का मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, हार्मोन के कम होते हैं, क्योंकि हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। फोर्थ आ गया था एंजाइम पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, बिल्कुल, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं, तो एंजाइम भी पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा जी, एंजाइम इज हाईली सेंसिटिव फॉर पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच टेम्परेचर के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उसकी नैरो रेंज पर ही एक्टिवेट रहते हैं। पीएच का बताया था आपको, हर एंजाइम के लिए अलग अलग पीएच रिक्वायर्ड होती है। जैसे पेप्सिन है तो बेटा जी एसिडिक 1.8 पे रिएक्ट करेगा, आपके सलाइवरा का एमाइलेज है तो 6.8 पे करेगा, सबकी अलग अलग थी। तो पीएच को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसा ही टेम्परेचर के साथ था, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम एक्टिवेट होते हैं। अगर टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो एंजाइम डी नेचर हो गए, टेम्परेचर अगर कम कर दो तो एंजाइम टेम्पररी इनएक्टिव हो गए। हाँ, एक एक्सेप्शन बताया था आपको, टेक पॉलीमरेज, एक ऐसा एंजाइम था जो हाई टेम्परेचर पर भी खुद को एक्टिव रखता है, दैट्स कॉल्ड थर्मोस्टेबल। पीसीआर बायोटेक में यूज होता है, और एक बैक्टीरिया से बच्चों इसको लिया था, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, एक्सट्रेमोजाइम को बोलते हैं। अगली प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने कि जो एंजाइम होते हैं बेटा जी, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, वो मिनिमम एनर्जी बैरियर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया था, एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया था। एंजाइम से प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज भी आएगी, अनस्टेबल होती है, हाई एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, उस ग्राफ से हमने क्लियर कर लिया था। देन बेटा जी हमने एंजाइम के दो टाइप, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड को होलो एंजाइम बोला था, जिसमें प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम था, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको आपने कोफैक्टर कहा था, उसमें को एंजाइम हो सकते हैं जो मेनली वाइटामिन के डिराइव्ड होते हैं, उनमें मेटल आयंस हो सकते हैं, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं जो टाइटली बाइंड होता है। तो आज का ये लेक्चर एंजाइम का बेटा जी अपन ने उसमें टाइप्स और इनिशियली उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं इसको आपने अच्छे से देखा, सुना, समझा और प्रॉपर इसके नोट्स बनाए होंगे। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बेटा जी कुछ देर बाद अपने ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यूं ही आप लगे रहें, वही जो अपन बोलते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का बेटा जी ख्याल रखें। मिलते हैं मयंक सर आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।